हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग और सेक्स में सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी स्त्री पुरुष का स्वतंत्र रूप से और उनके संबंधात्मक गतिविधियों के अंतर्गत सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक सोच क्या है, या सामाजिक व्यवहार कौन सा है, या सामाजिक व्यवहार क्या होना चाहिए, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पहले आते हैं संक्षेप में। पहले सामाजिक क्या होता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है सोच समझ, दृष्टिकोण, अवधारणा। इसको क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य यानी संदर्भ में, समाज के संदर्भ में स्त्री पुरुष और उनके संबंधों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, या एक समाज स्त्री पुरुष के संबंधों को और स्त्री पुरुष के अलग अलग व्यवहार दृष्टिकोणों को किस रूप में देखता है, या क्या सिखाना चाहता है, या क्या बताना चाहता है, किस तरह से उनके हाव भाव, क्रियाकलाप, व्यवहार विभिन्न गतिविधियों को निर्देशित नियंत्रित करता है, उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। लिंग का अर्थ होता है सामान्य रूप से स्त्री पुरुष। नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन नपुंसक को सामान्यतः शामिल समाज में नहीं किया जाता है। यानी लिंग का मतलब स्त्री पुरुष। सेक्स का मतलब होता है स्त्री पुरुष का संबंध। स्त्री पुरुष का संबंध सिर्फ जीव के लिए ही नहीं होता कि सिर्फ बच्चा पैदा करना है तभी है, ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध कार्य को लेकर के हो सकता है, किसी कार्यक्रम को लेकर के हो सकता है, किसी व्यवहार को लेकर के हो सकता है, किसी संबंध के लिए हो सकता है, किसी पद या स्थिति की भूमिका को भी लेकर के हो सकता है। जैसे महिलाओं के साथ आपको भी डांस करना पड़ा, महिलाओं के साथ आपको भी पढ़ाना पड़ा, वो भी एक प्रकार का संबंध है। सामवेगिक भी हो सकता है। तो ये संबंध, सेक्स का मतलब यहाँ ये है। और ये सब का डिटेल तो पढ़ाया ही जा चुका। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इससे संबंधित पूरा वीडियो इस पेपर से संबंधित मिलेगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करें संस्कृति, संस्कृति किसे कहते हैं? जो समाज में संस्कार संबंधी गतिविधियाँ, जिसमें खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, रीति रिवाज, जो कुछ भी सभ्यता इत्यादि सिखाई जाती है, वो सब क्या कहलाती है? संस्कृति। संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियाँ उस समाज की क्या कहलाती है? संस्कृति। अगर हम संस्कृति की बात करें तो हर संस्कृति के अंतर्गत स्त्री और पुरुष यानी मेल फीमेल के प्रति कुछ बहुत से व्यवहारों में समानता, बहुत से व्यवहारों में असमानता देखी जाती है। जैसे लड़कियों का ड्रेस, महिलाओं का ड्रेस हर संस्कृति में कुछ न कुछ आकर्षण युक्त ही होता है। तो कहने का मतलब उनके जो है बोली भाषा, शारीरिक संरचना, शारीरिक सावधानियाँ, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक समस्या, कार्य क्षेत्र इत्यादि के कारण से उसमें कुछ अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। इसलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत प्रत्येक समाज में संस्कृति के दृष्टिकोण से लड़कों और लड़कियों में कुछ समानता भी व्यवहार होते हैं, पाए जाते हैं, और कुछ अलग अलग भी व्यवहार पाए जाते हैं। समाज इनको अलग अलग ढंग से भी कुछ सिखाता है संस्कृति के अंतर्गत, और समाज उनको समान रूप से भी बहुत सारी गतिविधियों को सिखाता है। जैसे इस समय हमारा समाज जब उन्नत होता है तो स्त्री लड़के या लड़कियों को पढ़ाई में समानता का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अगर वही हमारा समाज पीछे है तो उसमें अलग अलग भी व्यवहार देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर स्त्री और पुरुष के नाम पर संस्कृति के अंतर्गत संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियों में समानता और असमानता का दृष्टिकोण स्त्री पुरुष के नाम पर देखने को मिलता है। अगर वही हम चले सेक्स की बात करें, सेक्स का मतलब संबंध, स्त्री पुरुष के बीच संबंध, चाहे कार्य को लेकर के हो। संस्कृति के अंतर्गत सहकार्य यानी समान रूप से कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हमारी संस्कृति के अंतर्गत विवाह है, विवाह में स्त्री और पुरुष दोनों पक्ष वधु पक्ष दोनों समान रूप से कार्य करता है। साथ में कार्य करना पड़ेगा। कोई कार्यक्रम होगा, पर्व होगा, मान्यता, त्यौहार कुछ भी होगा उस संस्कृति से संबंधित, तो स्त्री पुरुष का संबंध समान रूप से सहभागिता के रूप में देखने को मिलता है, रीति रिवाज के भी रूप में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो लिंग और सेक्स के प्रति सामाजिक परिप्रेक्ष्य सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग अलग समान रूप से भी मेल फीमेल के नाम पर पाए जाते हैं। संबंधात्मक गतिविधियों के रूप में अगर देखा जाए तो सहकार्य, कार्यक्रम, मान्यता, रीति रिवाज इत्यादि में उनकी सहभागिता के रूप में भी पाई जाती है। आगे अगर हम देखें सामाजिकरण, सामाजिकरण का तात्पर्य होता है कि मनुष्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा समाज के अनुरूप व्यवहार करना, समाज के मूल्य को स्वीकार करना, नियम को स्वीकार करना, उसके अनुसार व्यवहार करना, समाज के आदर्श को स्वीकार करना, समाज के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति इत्यादि को स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। या
समाज के समस्त नियम गतिविधियों के अनुसार व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। तो समाज के परिप्रेक्ष्य में सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो लड़कियों का व्यवहार लड़कियों के अनुसार है तब उसको अच्छी लड़की कहा जाएगा। लड़कों का व्यवहार लड़कों के अनुसार है, पुरुष के वर्ग का व्यवहार पुरुष वर्ग के अनुसार है, तब उसको एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति माना जाएगा। यह धारणा, यह सोच, यह व्यवहार, यह जो है उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग है पद भूमिका है, उसका अपना एक स्थान है, उसका एक अपना रूप है, उसका एक अपना व्यवहार है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्त्री का स्त्री के अनुसार, पुरुष का पुरुष के अनुसार अगर क्रियाकलाप, व्यवहार, आदत, स्वभाव, बोली भाषा, वेशभूषा है तो वह सामाजिकरण अच्छा माना जाता है। परंतु अगर हम इसको स्त्री पुरुष के संबंध के आधार पर अगर हम समाज में देखें तो समाज में उसका क्या होता है? समानता, यानी समाज में स्त्री का भी सम्मान होना चाहिए, पुरुष का भी सम्मान होना चाहिए। अगर किसी पद या कोई पद विशेष है समाज का तो उसमें पुरुष को भी विशिष्ट स्थान मिलना चाहिए, महिला को भी विशिष्ट स्थान सम्मान मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें समाज के अनुरूप क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि के संदर्भ में, सेक्स के संदर्भ में देखें तो इसमें बहुत सारी समाज में गतिविधियाँ स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से सिखाई जाती हैं और विशेष पदों पर स्त्री हो या पुरुष उसके लिए विशेष व्यवहार ही किए जाते हैं। चाहे वह समाज का कोई कार्यक्रम हो, चाहे समाज का कोई फंक्शन हो, चाहे समाज का कोई मान्यता हो या समाज का कोई अच्छा स्वरूप है, यह अच्छे समाज में ही पाया जाता है। ये अलग बात है कि भारतीय समाज इस पैमाने पर कितना खरा है कितना नहीं, ये अलग बात है। परंतु एक सभ्य समाज में एक स्त्री और पुरुष के संबंध और स्त्री पुरुष की जाति के संदर्भ में यही सब निर्णय विशेष रूप से व्यवस्थित रूप से लेना आवश्यक होता है। आगे अगर हम बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो महिलाओं की सुरक्षा का अलग पैमाना होता है, पुरुषों की सुरक्षा का अलग पैमाना होता है। बात रही सम्मान की भी सुरक्षा, धन की भी सुरक्षा, और ये सब भी इसमें क्या मिलता है? समानता भी मिलता है। कुल मिला के अगर हम ये कहें व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक दृष्टिकोण से, सामवेगिक दृष्टिकोण से सुरक्षा का पैमाना अलग अलग बदल जाता है, परंतु संपत्ति, सम्मान, स्वाभिमान और शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में अगर उसकी सुरक्षा की बात करें तो काफ़ी समानता देखने को मिलती है, क्योंकि सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये उन्नत समाज का यही पैमाना है। जो समाज जितना ही नीचे होगा ये पैमाना उतना ही उसके लिए विकृत रूप में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। कहाँ अब दूसरी की बात अगर बात करें यही सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम समाज स्तर पर देखते हैं, यानी स्त्री पुरुष के संबंधों के दृष्टिकोण से देखें, किसी क्रियाकलाप के संबंध के दृष्टिकोण से देखें या शारीरिक संबंध के दृष्टिकोण से देखें, तो दोनों का जो है अगर उचित व्यवहार है तो समान रूप से समान रूप से उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, एक दूसरे का उनको सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से अपने अधिकार और कर्तव्यों के लिए लड़ना चाहिए, अपने सामाजिक अधिकार और कर्तव्यों के लिए भी उन्हें प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो इस सामाजिक दृष्टिकोण से भी, संबंधात्मक या सामूहिक दृष्टिकोण से भी उनको इन सब गतिविधियों को एक अच्छे समाज में सामाजिक दृष्टिकोण से संघर्ष की, सहयोग की, सम्मान की समान अधिकार प्राप्त हैं या समान अधिकार होना चाहिए। यही सामाजिक परिप्रेक्ष्य है एक जाति के प्रति और सेक्स के प्रति। आगे अगर हम बात करें आदत एवं सुरक्षा, आप जानते ही हैं कि कुछ आदत महिलाओं की बहुत अच्छी होती है तो कुछ आदत पुरुषों की भी अच्छी होती है। समान रूप से अच्छी आदत महिलाओं में हो तो भी वह पुरुष भी उसको अच्छा कहेगा, अच्छी आदत पुरुषों में हो तो भी वो महिला अच्छी आदत कहे। जैसे शिक्षित होना, बड़ों का सम्मान करना, पूजा पाठ करना, समय से अपना कार्य करना, समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से अपना एक व्यवस्थित होकर के जीवन शैली को स्वीकार करना, वो सब क्या है? अच्छी आदत होती है। तो अच्छी आदत के दृष्टिकोण से स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों में अनुरूपता यानी दोनों में समान रूप से दृष्टिकोण, आदत इत्यादि को समाज जो है स्वीकृत करता है या आदेशित करता है या समाज उसे सभ्य मानता है स्त्री पुरुष के जाति के आधार पर। उसी तरह से अगर हम उनके संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो समाज के अंतर्गत अगर संबंध के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आदत और रुचि ऐसा होना चाहिए जो समाज स्वीकार करता हो, समाज उसको समर्थन देता हो और उस आदत स्वभाव पर उसको समाज क्या करता हो? प्रोत्साहन देता हो, तब वह जो है संबंधात्मक दृष्टिकोण से वह बहुत अच्छा माना जाएगा। जैसे बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो परिवार स्तर पर तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं लेकिन समाज स्तर पर वो गलत होती है। तो जो गलत है
समाज स्तर पर व व्यक्तिगत स्तर पर भी गलत होगी। वास्तव में आदत और रुचि का सही पैमाना समाज द्वारा ही है, क्योंकि समाज ने जो निर्धारित किया है वही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसे सिखाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत लिंग के लिए यानी स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से अच्छी आदतें स्वीकार करना चाहिए। वह ऐसी आदतें हों जो सामाजिक स्तर पर भी स्वीकृत हों, उसका समर्थन हो, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसे अच्छा माना जाए। ये सभी बातें उनके संबंधात्मक दृष्टिकोण से समाज के क्षेत्र में स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी उसको अच्छा माना जाता है। आगे चले हम औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अब देखो समझिए, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से शब्द आते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें समय, विषय वस्तु, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, स्थान और उसका रजिस्ट्रेशन यानी उसका नामांकन हुआ रहता है। निश्चित नियम के अनुसार निश्चित समय पर निश्चित अध्यापक द्वारा निश्चित विषय को निश्चित विद्यार्थियों को किसी निश्चित स्थान पर पढ़ाया जाता है, तो उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ही होता है इसमें जो भी शिक्षा ग्रहण करता है आदमी, इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा, समाज द्वारा, प्रकृति द्वारा, व्यवहार द्वारा सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारी बात सुन करके आपको ऑटोमेटिकली कोई नई बात समझ में आ गई, तो जो है वह क्या कहलाएगी? अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। कुल मिला के अगर हम बात करें, जिस शिक्षा का कोई निश्चित स्थान, कोई निश्चित स्वरूप, कोई निश्चित माध्यम नहीं है, व्यक्ति अपने क्रियाकलाप, अनुभव, पास पड़ोस, समाज द्वारा सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति अपने परिस्थिति, अपने जीवन काल, क्रियाकलाप इत्यादि के माध्यम से सीखता है। तो अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा लड़के लड़कियों की जैसी भूमिका हो, जैसा उनका कार्य हो, जैसा उनका परिवार हो, जैसा उनका परिवेश हो, उस हिसाब से उस कार्य से, भूमिका का मतलब कार्य, उस स्थान से मतलब उसकी परिस्थिति और उसका कार्य के दायित्व इत्यादि के माध्यम से होती है, या वह सीखता है, जानता है, समझता है। यह दोनों सीखने का और भूमिका का अलग अलग ढंग होता है। ये अलग बात है कि गणित में जो लड़की कहेगी वही लड़का कहेगा, वो अलग बात है। परंतु अगर हम व्यवहार में देखें, बोलचाल में देखें, व्यवहार के प्रस्तुति में देखें, तो ये अंतर दिखने लगता है। तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत स्थिति और भूमिका लड़के लड़कियों का अपना एक उस कार्य, उस स्थिति, उस दायित्व के आधार पर ही हम कर सकते हैं। फिर भी इनमें दोनों में समानता भी दिखती है और असमानता भी दिखती है। जहाँ पर बड़ों का आदर करना एक शिक्षा है, अच्छी शिक्षा में बड़ों का आदर मिलता है, तो लड़कियों के लिए भी वही चीज़ है, लड़कों के लिए भी वही चीज़ है, यानी स्थिति और भूमिका दोनों के लिए समान है। बहुत से ऐसे जगह हैं औपचारिक शिक्षा, जैसे महिलाओं से मजाक करना, ये बंदा व्यवहार है। महिलाएं में मजाक करेंगी तो अच्छा व्यवहार है, पुरुष में थोड़ा मजाक करेगा तो चलेगा, वो भी अच्छा स्वभाव है, लेकिन अपने हम उम्र में। लेकिन अगर वही उम्र का ज़्यादा अंतर है तो वही उसका व्यवहार अशिक्षा या गलत व्यवहार की तरफ संकेत करता है। तो कुल मिलाकर हमें देखें तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत स्थिति और भूमिका के आधार पर लड़के लड़कियों का यानी मेल फीमेल का जो है स्वरूप, जो है सीखने का स्वरूप, बोलने का स्वरूप, प्रस्तुत करने का स्वरूप अलग अलग भी होता है, बहुत सारी परिस्थितियों में समान भी होता है। तो ये जो सीखने का अलग अलग। वैसे अगर हम बात करें सेक्स यानी स्त्री पुरुष जब साथ में हो तब क्या कहती है औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा तब वो समूह क्या स्वीकार करता है, समूह कौन सी बातों को वह स्वीकार करता है, किस व्यवहार को स्वीकार करता है, किस आदत को स्वीकार करता है, और किस उसके सीख को या नियम को, उसके ज्ञान को स्वीकार करता है। इसकी स्वीकृति के आधार पर यह तय होगा कि उसके द्वारा यानी स्त्री पुरुष के द्वारा वह व्यवहार सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के समाज में औपचारिक शिक्षा का मापदंड समाज की स्वीकृति है संबंध के दृष्टिकोण से, और वही व्यक्तिगत रूप से उसका व्यक्तिगत व्यवहार और स्थिति के अनुसार ही उसकी औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए, ताकि उसको व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से यानी सेक्स के दृष्टिकोण से, संबंधात्मक दृष्टिकोण से अच्छा हो सके। आगे हम बात करें व्यक्तित्व का विकास, तो अगर हम बात करें मेल फीमेल में, एक अच्छे परिवार में लड़के लड़कियां दोनों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। लेकिन अगर सेक्स के दृष्टिकोण से देखें, संबंधात्मक दृष्टिकोण से देखें, या जहाँ स्त्री पुरुष दोनों कार्य करते हों, तो उनका वह अपने स्थिति के अनुसार उसका कितना सदुपयोग करते हैं, वह जो है सेक्स के दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, माना जाएगा। और अपनी भूमिका यानी उनका जो कार्य है, उनकी जो स्थिति है, उसके अनुसार वह कितना सही व्यवहार करते हैं,
जितना ही सही व्यवहार करेंगे उतना ही सेक्स का दृष्टिकोण अच्छा माना जाएगा, सामाजिक पर यानी उनका संबंधात्मक दृष्टिकोण अच्छा माना जाएगा। यदि उसका दुरुपयोग करते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से वह बुरा माने जाएंगे। जैसे जितने भी नेता अधिकारी हैं चोर हैं, जो घूस लेते हैं वो चोर हैं, वो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हैं, जो घूस लेते हैं गलत हैं। लेकिन अगर उसकी हम बात करें तो सर्वांगीण यानी व्यक्तिगत रूप से उसका सर्वांगीण विकास है, परंतु लिंग और लैंगिकता के संदर्भ में सामाजिक परिप्रेक्ष्य उन सभी बातों को बताता है जो उनके संबंधात्मक गतिविधियों में उत्तरोत्तर सदुपयोग सही व्यवहार को बढ़ावा देता हो। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सर्वांगीण रूप से अच्छे समाज में मेल फीमेल दोनों को समान अवसर दिए जाते हैं या दोनों के विकास की बातें की जाती हैं। परंतु अगर हमको सामाजिक दृष्टिकोण से देखें यानी उनके संबंधात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वह दोनों जब साथ में रहें उस विद्या का, उस योग्यता का, उस क्षमता का सदुपयोग करें और अपने पद और भूमिका के अनुसार अपने कार्यों को करें, तब जाकर के उसको जो है सेक्स के या संबंधात्मक दृष्टिकोण से सदुपयोग की स्थिति को स्वीकार किया जाएगा, यानी उनका संबंधात्मक स्थिति को अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये क्या किया है कि यानी लिंग यानी स्त्री पुरुष और उनके बीच जो संबंध होते हैं उसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी समाज की क्या भूमिका होती है, समाज किस रूप में उनको सिखाना पढ़ाना चाहता है, उनको व्यक्तिगत रूप से यानी स्त्री पुरुष के जाति के आधार पर और उन दोनों के संबंधों के आधार पर किस प्रकार से समाज सिखाता है, समाज बताता है, समाज नियंत्रित करता है, समाज उसका मापन मूल्यांकन करता है। इन्हीं सब बातों की चर्चा हमने विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत किया है। तो मुझे उम्मीद है कि लिंग और सेक्स में सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी सामाजिक संबंधों के बीच इनका क्या रवैया होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण, क्या क्रियाकलाप व्यवहार होना चाहिए, इन सब बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो झट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।